फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 8 के विज्ञान विषय का अध्याय 13, जिसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, नीचे लाइक का बटन होगा। और अगर रेगुलर इंटरवल पे आप लोगों को एनसीईआरटी के किसी भी चैप्टर का यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी आपको अगर परेशानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं 24 से 48 घंटे के अंदर यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर आपकी वीडियो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ पे आज की वीडियो के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्वनि के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे। तो ध्वनि के बारे में आपने अध्याय में क्या क्या सीखा था, सबसे पहले इसको देख लेते हैं यहाँ पे शॉर्ट में। तो आपने क्या सीखा इसको मैं यहाँ पे एक पॉइंट वाइज करके लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होता है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ जिससे आप लोगों को रीड करने में आसानी हो। तो जो ध्वनि होती है, अगर कोई वस्तु कंपन कर रही है तो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम जैसे गैस हो गया, द्रव हो गया या ठोस हो गया में संचरित होती है, यानी कि चलती है एक जगह से दूसरी जगह पे। यह निर्वात में संचरित नहीं होती, यानी कि जो वैक्यूम होता है जहाँ पे वायु नहीं होती है वहाँ पे जो आपकी ध्वनि है वो नहीं चलती है, क्योंकि आपको पता है कि ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है, ठोस, द्रव और गैस की ज़रूरत होती है। और निर्वात में इनमें से कोई नहीं होता, इसलिए वो ध्वनि उसमें ट्रैवल यानी कि संचरित नहीं करती है। कर्ण पटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं, यानी कि जो श्रवण होती है, जो प्रक्रिया श्रवण की होती है, सुनने की प्रक्रिया होती है, इसमें जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं उन कंपनों को यहाँ पे जो आपका कर्ण पटह होता है, यानी कि जो कान का पर्दा होता है, वो उसको अनुभव करता है और दिमाग तक भेजता है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों तथा कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है, यानी कि जो 1 सेकंड में दोलनों की जो संख्या होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को यहाँ पे हम अगर आपसे पूछा जाए कि किससे व्यक्त करते हैं तो आवृत्ति को हर्ट्ज यानी कि HZ से इसको व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति ज़्यादा होने पर तारत्व ज़्यादा होता है और ध्वनि ज़्यादा तीक्ष्ण यानी कि तीखी होती है। अप्रिय ध्वनियाँ शोर कहलाती हैं। आगे देखते हैं, अत्यधिक अथवा अवांछित ध्वनियाँ शोर प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। शोर प्रदूषण मानवों के लिए स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर वृक्ष लगाने से ध्वनि प्रदूषण में कमी आती है। ठीक है, ये हो गया आपने इस चैप्टर से अभी तक क्या क्या सीखा था। अब इसके बाद अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन आंसर करते हैं। यहाँ पे अभ्यास देख लीजिए है, सही उत्तर चुनना है यहाँ पे आपको। यहाँ पे ध्वनि संचरित होती है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, क ख ग घ। केवल वायु तथा गैसों में, केवल ठोस में, केवल द्रव में, और या लास्ट ऑप्शन है ठोस, द्रव तथा गैसों में। तो आपको पता है कि ध्वनि किसी भी माध्यम में ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, बस उसको माध्यम की जरूरत होती है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठोस, द्रव और गैस में। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो छोटे लड़के की वाक ध्वनि सबसे न्यूनतम होने की यहाँ पे संभावना है, क्योंकि उसकी आवाज़ में जो आवृत्ति उसकी होती है, आयाम उसका कम होता है लड़कियों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन तीसरा, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने ट्रू टी तथा गलत के सामने यफ लिखना है। यानी कि ट्रू है तो सही है तो टी लिखना है, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे यफ लिखना है, यानी कि गलत है तो यफ लिखना है, सही है तो टी लिखना है उसके सामने। क है यहाँ पे देखिए, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती, तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि ध्वनि निर्वात में ट्रैवल नहीं करती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके सामने आप लिखेंगे टी। दूसरा देखते हैं, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे आवृत्ति कहते हैं, इसको आवर्तकाल नहीं कहते हैं। तीसरा है, यानी कि दूसरे के सामने आपको लिखना है यफ। तीसरा है यहाँ पे देख लीजिए, यदि कंपन का आयाम अधिक होता है तो ध्वनि मंद होती है, तो बिल्कुल गलत है, कंपन का आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी। तो यहाँ पे भी तीसरे के सामने भी, ग के सामने भी यफ लिख लेंगे। घ देखते हैं, मानव कानों के लिए श्रव्यता का परास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक है, बिल्कुल सही है। जो मानव के कान सुन सकते हैं वो मिनिमम 20 से ज़्यादा होने चाहिए और 20,000 से कम होने चाहिए। 20,000 हर्ट्ज से कम होने चाहिए, 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होने चाहिए, तो बिल्कुल सही है, यानी कि घ के सामने आपको लिखना है टी।
अगला है कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे देखेंगे मतलब पांचवा जो है अंग उसके सामने आपको यफ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना अधिक होगा, तो बिल्कुल गलत है। कंपन की आवृत्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा तारत्व होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। तो इसके सामने यफ लिख लीजिए। च देखते हैं, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, बिल्कुल गलत है। संगीत मधुर को कहते हैं। यहाँ पे अवांछित तथा अप्रिय ध्वनि है, तो इसको आप जो अभी मैंने बताया इसको एक तरीके से प्रदूषण कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसके सामने भी आपको यफ लिखना है, फॉल्स है। लास्ट है यहाँ पे घ जो छ है, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो कानों के लिए हमारे हानिकारक होता है, तो बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो इसके सामने आपको टी लिखना है, ट्रू है ये। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क देखते हैं, इसमें किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। प्रबलता कंपन के आयाम के से निर्धारित की जाती है, जितना आयाम उसका ज़्यादा होगा मतलब कि प्रबलता जो होगी वो उसके आयाम पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ख का जो भरा जाएगा वहाँ पे आयाम भरा जाएगा। आवृत्ति का मात्रक अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में हर्ट्ज होता है, और घ है यहाँ पे अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। और पांचवा है अंग, ध्वनि की तीक्ष्णता कंपनों की आवृत्ति से निर्धारित होती है। तो यहाँ पे नीचे देख लीजिए आंसर लिखा गया है, उसको देख के आप लिख भी सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये न्यूमेरिकल है। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। 40 दोलन पूरा करने में कितना समय लगा? 4 सेकंड का समय लगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक दोलन पूरा करने में कितना समय लगेगा? 4/40 कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में यहाँ पे एक दोलन पूरा करेगा। आवृत्ति क्या हो जाएगी? 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या 40 है, तो 1 सेकंड में दोलनों की संख्या आपका हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आवृत्ति भी निकाल ली और आवर्तकाल भी निकाल लिया, तो दोनों चीज़ें निकालनी थी जो आपको यहाँ पे मिल गया है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। आप देखे होंगे मच्छर आपके कान के पास आते हैं तो भन 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 सा इस तरीके से आवाज़ आती है। कंपन का आवर्तकाल कितना है? तो यहाँ पे देखिए 500 कंपन करने लगता है 1 सेकंड में। जो 1 सेकंड में प्रति सेकंड देख लीजिए लिखा गया है, प्रति सेकंड मतलब होता है 1 सेकंड। 1 सेकंड में 500 कंपन करता है, तो एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? 1/500 सेकंड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 0.002 सेकंड। एक कंपन करने में इसको इतना समय सेकंड का समय लगेगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक, सितार और बांसुरी। तो यहाँ पे देख लीजिए क है जो ढोलक, उसमें तानित झिल्ली होती है। आप देखेंगे ढोलक के ऊपरी हिस्से को जिसको बजाते हैं लोग, उसमें एक झिल्ली को खींच के बांधा रहता है। सितार है, इसमें तार होता है। और ग है बांसुरी, इसमें वायु स्तंभ होते हैं, यानी कि जो आप फूंकते हैं वायु उसमें वो स्तंभ से टकरा के आवाज़ निकालते हैं, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत शोर बन सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। शोर अप्रिय या अवांछित ध्वनि को शोर कहते हैं। संगीत सुस्वर ध्वनि को संगीत कहते हैं। यह सुखद होती है। हाँ, संगीत भी कभी कभी शोर बन सकता है यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए। तो जाहिर सी बात है अगर संगीत बहुत तेज आवाज़ में बजाएंगे तो वो शोर का काम करती है, जैसे शादी ब्याह में आप देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। ध्वनि प्रदूषण के यहाँ पे स्रोत जो है उसकी सूची यहाँ पे बनाई गई है। जैसे देख लीजिए वाहनों की ध्वनियाँ हैं, देखते होंगे हॉर्न बजते रहते हैं। विस्फोट, पटाखों की जो दीपावली में देखते होंगे पटाखे फटते हैं, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। मशीनें चलती हैं गाड़ी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। लाउड स्पीकर है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। वातानुकूलन जो कूलक होता है उससे ध्वनि होता है, यहाँ पर उत्पन्न होता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है। कूलर चलता है, उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, उससे अगर आवाज़ आ रही है तो। ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टेलीविज़न, इन सभी से यहाँ पे आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। 10वां क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो इसके बारे में यहाँ पे 2 पॉइंट में मैं डिटेल में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए निम्न प्रकार से हानिकारक है। पहला, इससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे अनिद्रा, तनाव, चिंता, उच्च रक्तचाप आदि। दूसरा है, व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाती है। अस्थायी रूप से मतलब या तो परमानेंट उसकी सुनने की क्षमता चली जाएगी या फिर कुछ देर तक उसकी सुनने की क्षमता चली जाएगी। 11 नंबर का क्वेश्चन है,
आपके माता पिता एक मकान खरीदना चाहते हैं, उन्हें एक मकान सड़क के किनारे पर तथा दूसरा सड़क के 3 गली छोड़कर देने का प्रस्ताव दिया गया। आप अपने माता पिता को कौन सा मकान खरीदने का सुझाव देंगे? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए कि आप जो सुझाव दे रहे हैं वो किस तरीके से सही है। अगर हमारे माता पिता के पास 2 तरह के मकानों में से एक चुनाव करने का मौका है तो हम अपने माता पिता को सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदने को प्रस्ताव देंगे। इस मकान में ध्वनि प्रदूषण दूसरे मकान के मुकाबले काफ़ी कम होगा, क्योंकि सड़क के किनारे बने मकानों में वाहनों की ध्वनियाँ आदि ज़्यादा सुनाई देंगी। इससे स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें हो सकती हैं तथा सुनने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। इसके अतिरिक्त सड़क के किनारे बने मकान में वायु प्रदूषण भी काफ़ी अधिक होगा, इसलिए सड़क से 3 गली छोड़कर बना मकान खरीदना उत्तम होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर का, मानव वाक्य यंत्र की चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे आपको जो मानव का जो वाक्य तंत्र है, जिससे बोलता है, उसके बारे में यहाँ पे फिगर बनाने के लिए बोला गया है, उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अपने शब्दों में बोला गया है। तो मानव के ध्वनि वाक्य तंत्र वाक्य यंत्र या कंठ जिसको कहते हैं द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र श्वास नली की ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र के आर पार 2 वाक्य तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिल्ली बनी होती है। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री जो होती है उससे बाहर निकालते हैं तो वाक्य तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक्य तंतुओं में से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। जब वाक्य तंतु तने हुए तथा या पतले होते हैं तब वाक्य ध्वनि का प्रकार उस वाक्य ध्वनि के जैसे भिन्न जैसे जितना टाइट होगा उतना अलग तरीके से आएगा, जितना ढीला होगा उतने अलग तरीके से आएगा। इसीलिए मनुष्य अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकाल सकता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। हमें तड़ित पहले दिखाई देती है तथा मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं? आप देखे होंगे बरसात के मौसम में ज़्यादातर ये होती है। आसमान में बिजली कड़कती है। आप देखिएगा इस बार अगर आप लोगों के सामने ये कभी होगा तो ध्यान दीजिएगा। जब बिजली कड़कती है तो उसकी लाइट जो होती है, उसका प्रकाश होता है, वो तुरंत हमारी आंखों के सामने तुरंत हमको दिखाई दे देता है। लेकिन जो उसकी आवाज़ होती है, ध्वनि जो होती है, गर्जन होता है उसका, वो देखेंगे कि 1-2 सेकंड बाद वो गर्जन हमको सुनाई देती है। तो ये क्यों होता है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है आकाश में तड़ित तथा मेघ गर्जन की घटना एक समय पर तथा हमसे समान दूरी पर घटित होती है। फिर भी हमें तड़ित पहले दिखाई देती है, यानी कि जो चिंगारी होती है वो चमकता है वो पहले दिखाई देता है, और मेघ गर्जन यानी कि जो गरजते हैं बादल वो बाद में सुनाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि की जो चाल है उससे काफ़ी अधिक है। यानी कि जो लाइट की जो स्पीड है, प्रकाश की जो रफ्तार है, वो ध्वनि की रफ्तार से काफ़ी तेज़ है। तो इसलिए जो हमारी आँखों के पहले जो उसका प्रकाश है वो पहुँच जाता है और ध्वनि उससे पीछे पीछे आती है, स्लो थोड़ी सी आती है। इसलिए जो ध्वनि है, मेघ गर्जन है, वो तो हमें देर में सुनाई देते हैं। इसलिए वह हमें आवाज़ सुनाई देने से पहले दिखाई दे देती है। जो पहले आ जाएगा वो दिख जाएगा, आपको पता चल जाएगा। यानी लाइट पहले आ जाएगी, स्पीड तेज़ है, उसके बाद उसकी आवाज़ आएगी, तो पहले लाइट आ जाएगी, उसके बाद आवाज़ आएगी, क्योंकि आवाज़ स्लो होती है लाइट से। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर करा दिया है इस चैप्टर का। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी थोड़ा सा भी सीखने का मौका मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।